नमस्कार विद्यार्थियों, भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लास में हम आज जिस बिंदु का अध्ययन करने जा रहे हैं वो हमारे सिलेबस का अध्याय 4 महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति एवं अन्य सिद्धांतों का प्लेट विवर्तनिकी जैसे सिद्धांतों का अध्ययन आज इस अध्याय के अंतर्गत हम करने जा रहे हैं। महाद्वीप एवं महासागर, ये नाम और इनके बारे में आप छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि महाद्वीप इस धरातल का वह हिस्सा है जो स्थल मंडल के रूप में बना हुआ है, अर्थात पृथ्वी का वह हिस्सा जहाँ पर मानव और मानवीय क्रियाओं की रचना हुई है, उस भूभाग को हम महाद्वीप कहते हैं। और धरातल का वह हिस्सा जो जल से आवृत है, जल से ढका हुआ है, या जिसके ऊपर जल ही जल है, उस भाग को हम महासागर कहते हैं। महाद्वीप कॉन्टिनेंट्स, महासागर जिसे ओशंस कहते हैं, इनकी वर्तमान स्थिति क्या है, इनकी संख्या और नाम ये आप पूर्व में छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार इनकी चर्चा करते हैं कि महाद्वीप संख्या की दृष्टि से 7 हैं। महासागर अभी तक जो नवीन नाम एवं जानकारियां हैं उनके आधार पर महासागरों को 4 नामों से जाना जाता है। बहुत सारी बुक्स में इनके नाम 5 भी मिलते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महासागरीय विज्ञान संगठन ने अभी तक मान्यता जो है वो 4 महासागरों को दी है, जिनकी अपनी स्पष्ट सीमा क्षेत्र है। इस आधार पर ये 4 हैं, महाद्वीप 7 हैं। जो हमारी संपूर्ण पृथ्वी है, इस पृथ्वी के 2 भाग बने हैं, महाद्वीप और महासागर। एक बड़ा हिस्सा महासागर का है, अर्थात 71% स्थल जो है उसके ऊपर महासागरों का विस्तार है, और 29% राउंड फिगर में लगभग हम बात कर रहे हैं, ये महाद्वीप फैले हुए हैं। तो इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि महासागर पृथ्वी के एक बड़े हिस्से के ऊपर फैले हुए हैं, महाद्वीप कम क्षेत्र पर फैले हुए हैं। अब इन महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई या ये कैसे बने हैं, इनका हम लेखा जोखा और जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। 1596 के अंतर्गत अब्राहम आर्टेलियस नामक एक विद्वान हुए हैं, जिन्होंने महाद्वीप और महासागरों का सबसे पहले चित्रांकन किया है या मानचित्र निर्मित किया है। इसके बाद में बहुत लंबे समय तक कई जानकारियां महाद्वीप और महासागरों के बारे में उपलब्ध होती रही हैं, लेकिन जो वर्तमान समय की जो सटीक व्याख्या है, इस व्याख्या को जन्म देने वाले व्यक्ति हैं एक जर्मन मौसम वैज्ञानिक हैं अल्फ्रेड वैगनर। अल्फ्रेड वैगनर एक मौसम वैज्ञानिक थे। इन्होंने सबसे पहले महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति और इनके मानचित्रण के लिए सबसे पहले इन्होंने सटीक कार्य किया है। अल्फ्रेड वैगनर ने महाद्वीप और महासागरों को लेकर के सबसे पहले 1912 के अंतर्गत
अपनी एक थ्योरी प्रस्तुत की थी, एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, और इस सिद्धांत का नाम है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। 1912 के अंतर्गत अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत प्रस्तुत किया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के नाम से। इन्होंने यहाँ पर महाद्वीप हैं और विस्थापन से तात्पर्य है टूट करके अलग जगहों पर जाकर के प्रतिस्थापित हो जाना, अलग जगह पर जाकर के स्थिर हो जाना, उसको विस्थापन कहते हैं। ड्रिफ्ट होना, प्रवाह होना, चले जाना, इस तरीके से ये सिद्धांत इन्होंने दिया। और इस सिद्धांत के तहत इन्होंने स्पष्ट किया है कि आज से लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व, जैसा कि आपने लेसन फर्स्ट के अंतर्गत पृथ्वी की उत्पत्ति, स्थल मंडल आदि के निर्माण की व्याख्या पढ़ी है या समझी है, उसी को हम आगे देखते हैं कि जो पृथ्वी एक ग्रह जो निर्मित हुआ था, इस ग्रह को या इस भाग को अल्फ्रेड वेगनर ने एक नाम दिया है इसको, और वो नाम है पैंजिया। अल्फ्रेड वेगनर ने अपने महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत में इस संपूर्ण स्थलखंड को, संपूर्ण पृथ्वी को जिस शब्द से नामांकित किया है वो शब्द है पैंजिया। इस पूरे गोले को, इस पूरी पृथ्वी को पैंजिया एक ऐसा स्थलखंड था जो पहले गर्म अवस्था में था, समय के साथ धीरे धीरे वो ठंडा होने लगा, और ठंडा होने के साथ इसके अंतर्गत टूटन शुरू हो जाता है। इस प्रकार से पैंजिया का वेगनर का मानना है कि लगभग 20 लाख वर्ष पहले इसके अंतर्गत टूटन की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसको इन्होंने कार्बोनिफेरस युग का नाम दिया है। कार्बोनिफेरस युग का नाम दिया है। इस कार्बोनिफेरस युग के अंतर्गत इस पैंजिया का विभाजन शुरू होता है। वेगनर का मानना है कि ये पैंजिया सबसे पहले 2 भागों के अंतर्गत टूटता है। 2 भाग जो हैं, एक उत्तरी भाग, एक दक्षिणी भाग। अब इससे पहले इन्होंने एक बात और कही कि इस पृथ्वी के या इस पैंजिया का एक विभाजन हुआ, उस विभाजन के अंतर्गत इसका जो मध्यवर्ती भाग था, इसको उन्होंने पैंजिया का रूप जो दिया है, इस मध्यवर्ती भाग को, जिससे स्थल ही स्थल का रूप बना, और इसके चारों ओर एक गर्तरूमी आवरण बताया, जिसको नाम दिया इन्होंने पैंथालासा। पैंजिया के चारों ओर पैंथालासा का आवरण था, एक घेरा था। पैंथालासा से तात्पर्य है जल ही जल, पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा जल से घिरा हुआ था, इसको इन्होंने नाम दिया पैंथालासा। अब जो पैंजिया है, इस पैंजिया से तो स्थल का निर्माण होता है, अर्थात पैंजिया से बनते हैं महाद्वीप। और पैंथालासा जो है वो जो जल से घिरा हुआ था, उससे बनते हैं महासागर। महासागरों का निर्माण पैंथालासा से माना है, और महाद्वीपों का निर्माण पैंजिया नामक स्थलखंड से माना है, जिसको बाद में जाकर के लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड के रूप में जाना गया है। इसको हम इधर की ओर देखते हैं कि जो पैंजिया है,
ये जो पेंजिया नामक स्थलखंड जो है, इस पेंजिया का कार्बोनीफेरस युग के अंतर्गत विभाजन जो होता है, और इस विभाजन के अंतर्गत इनका मानना है कि इसका मध्यवर्ती भाग है वो टूटता है सबसे पहले। इसके मध्यवर्ती भाग में अर्थात इसके अंदर जो प्लेटें थी उनका उत्तर और दक्षिणी की ओर विस्तार शुरू होता है और मध्यवर्ती भाग रिक्त होने लग जाता है। इस प्रकार से यहाँ से जो उत्तर की ओर स्थापित होता है भूभाग, इसको नाम उन्होंने दिया अंगारालैंड। अर्थात पेंजिया का जो टूटन या टुकड़े होते हैं, उसमें दो टुकड़ों में से जो उत्तरी भाग था उसको नाम दिया इन्होंने अंगारालैंड, या कई जगह पर इसका नाम मिलता है लोरेशिया। अंगारालैंड या लोरेशिया के नाम से इसे जाना। जो दक्षिण की ओर विस्थापित हुआ, इसको नाम दिया गोंडवानालैंड। गोंडवानालैंड अर्थात उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश जो महाद्वीप बने हैं पेंजिया के टूटने से, वो अंगारालैंड के भाग हैं या टुकड़े हैं या हिस्से हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध के जो महाद्वीप हैं वो गोंडवानालैंड के हिस्से हैं। क्योंकि एक स्थलखंड जो पेंजिया था, इसके टूटने से दो भाग बनते हैं लगभग कार्बोनीफेरस युग के प्रारंभ में। अब धीरे धीरे इन्हीं अंगारालैंड एवं गोंडवानालैंड में भी विस्थापन शुरू होता है। अब बात यह कि अंगारालैंड जो उत्तरी गोलार्ध में है, उनसे बनने वाले महाद्वीप कौन कौन से हैं? तो इससे बनने वाले जो महाद्वीप हैं उनके अंतर्गत एशिया अंगारालैंड का हिस्सा है, यूरोप अंगारालैंड का हिस्सा है, उत्तरी अमेरिका अंगारालैंड का हिस्सा है, जबकि गोंडवानालैंड जो दक्षिणी गोलार्ध के रूप में आज विद्यमान है, इससे निर्मित होने वाले अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, एवं भारत, ये हिस्से हैं वो गोंडवानालैंड के हिस्से हैं। अब आपके सामने यहां पर एक समस्या उत्पन्न हो रही है कि दक्षिणी गोलार्ध के जो महाद्वीप हैं वो गोंडवानालैंड के हिस्से हैं और उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीप अंगारालैंड के हिस्से हैं, जबकि भारत वर्तमान समय में जहां पर स्थित है वो हिस्सा है यहां पर अंगारालैंड का, जहां पर भारत मौजूद है। तो भारत को तो अंगारालैंड का हिस्सा होना चाहिए था, जबकि विद्वान जन ये कह रहे हैं कि भारत गोंडवानालैंड का हिस्सा है, अर्थात दक्षिणी गोलार्ध का हिस्सा है। लेकिन वर्तमान में ये है उत्तरी गोलार्ध में या अंगारालैंड के समीप, जबकि भाग है ये गोंडवानालैंड का, क्योंकि इसकी चट्टानें गोंडवानाकालीन हैं। तो इसमें यहाँ हमारे सामने दुविधा है कि ये वास्तविक स्थिति है क्या। तो विद्वान जन ये कहते हैं कि लगभग 7 अरब वर्ष पूर्व भारत भी ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप से अलग हो करके और एक प्रवाह सिद्धांत का जो बल है जिसको चुंबकीय बल कहते हैं, उस बल के कारण भारत का मध्यवर्ती भाग से उत्तर की ओर विस्थापित होना माना है। अर्थात भारत दक्षिणी गोलार्ध से चल करके उत्तरी गोलार्ध में आकर के स्थापित होता है, और यही बात स्पष्ट करती है कि भारत ना
भारत के अलावा जो अन्य महाद्वीप और देश हैं उनकी स्थिति भी इसी प्रकार से टूट करके अलग हो करके और अपना स्थान बदलने की रही है। इसके साक्ष्य हैं वो बहुत, हम आगे इसको पढ़ रहे हैं कि इसके साक्ष्य कि भारत दक्षिण से उत्तर की ओर किस प्रकार से आता है और इनमें टूट करके ये अलग अलग कैसे होते हैं, आपस में किस प्रकार से जुड़ते हैं, इसको लेकर के वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन के जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत इसकी स्पष्ट व्याख्या की है या इसके प्रमाण भी उपलब्ध करवाए हैं। तो इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि पैंजिया का विभाजन से महाद्वीपों का निर्माण होता है। अब महासागर किस प्रकार से निर्मित होते हैं कि जो पैंजिया का हिस्सा टूट करके बिखरता है और कोई उत्तर की ओर, कुछ भाग दक्षिण की ओर, कुछ पूर्व की ओर तो कुछ पश्चिम की ओर, यानी चारों दिशाओं की ओर ही इनके अंदर प्रवाह होता है। ये ड्रिफ्ट करते हैं, विस्थापित होते हैं और ये पैंजिया का हिस्सा चारों दिशाओं की ओर पैंथालासा वाला, जो कि पैंजिया को चारों ओर से घेरे हुए था, ये पैंथालासा का हिस्सा, इसमें जाकर के ये प्रतिस्थापित हो जाते हैं, अर्थात जलीय भाग में जाकर के स्थापित हो जाते हैं और वहां का जो जल जो चारों ओर से था वो जल इन गर्तों की ओर बहने शुरू हो जाता है। इसका दूसरा प्रमाण यह है कि जो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, ये हिंद महासागर इसी पैंथालासा का हिस्सा है। यहाँ पर पहले आज भारत जिस जगह के ऊपर स्थापित है उस जगह पर टैथिस सागर का होना माना है, क्योंकि जैसे ही यहाँ से अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड अलग होते हैं तो मध्यवर्ती जो भाग है ये, इसके अंतर्गत एक सिंक्लाइन बनती है, भूसन्नति बनती है, भूमि के बीच की खाई, और इस खाई के अंतर्गत इस पैंथालासा का जो जल चारों ओर से भरा हुआ था वो आकर के भर जाता है और यहाँ पर एक गहरी सागर तली का निर्माण हो जाता है। लेकिन जैसे ही गोंडवाना लैंड से टूट करके भारत उत्तर की ओर प्रवाहित होता हुआ इस टैथिस सागर में आकर के स्थापित होता है तो यहाँ का जो जल था वो बाहर निकल जाता है और उस नीचे वाली चट्टानों में जब दबाव की प्रक्रिया होती है तो उत्थान होता है और उसी का प्रतिफल आज हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ माना गया है। तो इस प्रकार से भारत के नीचे की जो चट्टानें हैं उनमें आज भी टैथिस सागर के प्रमाण या साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इस आधार पर हमने महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति को लेकर के अल्फ्रेड वैगनर का जो सिद्धांत है उसका अध्ययन किया। अब ये वास्तव में ऐसा हुआ या नहीं हुआ तो इसकी सत्यता को लेकर के वैगनर ने अनेक प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, जिन प्रमाणों का अध्ययन हम आगे पढ़ेंगे।